रेट इक्वेशन, ठीक है ना। लिखना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता, when differential rate equation integrated इंटीग्रेशन लेते हैं ना, इंटीग्रेटेड obtained क्या मिलता है, obtained integrated rate equation। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट थ्योरेटिकली। integrated rate equation useful for calculation of rate constant theoretically। मतलब थोड़ा सा इंट्रो इसको समझिए क्या है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन measured in terms of क्या होगा, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, रेट कांस्टेंट के टर्म में मेजर करते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायगोनल से किसके होगा, रेट इज डायगोनल से किसके होगा, के की। मतलब के जिस भी रिएक्शन के लिए ज्यादा होगा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका रेट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। ध्यान रखिए। अब एक काम करते हैं, इसके आगे शुरू करते हैं। मेन चीज जो है, ये तो कोई इंट्रोडक्शन था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हेडिंग। पहले एक काम करिए, हेडिंग डालिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए, एग्जांपल पढ़िए, फिर इसका लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच rate is directly proportional to zeroth power of concentration of reactant, zeroth power of concentration of reactant, the reaction in which rate is directly proportional to zeroth power of concentration of reactant। या इसको लिख सकते हो क्या, the reaction in which rate is independent on, दिख रहा बेटा नीचे, हाँ ये नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा। अच्छा, तो यहाँ पे देखना, इस डेफिनेशन को जीरो ऑर्डर पे एक और तरीका लिखिएगा, द रिएक्शन इन विच रेट इज independent on initial concentration of reactants। इसका ग्राफ समझ लीजिए,
जीरो ऑर्डर के लिए ये क्या है, रेट, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, आर, ठीक है। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है ना, इसका ऐसा होगा, रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। ये ग्राफ का डेफिनेशन में देखो, डायरेक्शन इन विच रेट इज डायरेक्शन टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जीरो पावर हो गया तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ऐसा होगा ना ग्राफ, कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो रेट वही रहेगा। एग्जाम्पल लिख ले रहे बेटा, एक तो ये जैसे ऑल कैटालाइटिक रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑल कैटालाइटिक रिएक्शन आर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दो, N2 प्लस 3H2 2NH3, ये बेटा यहाँ पे क्या है, आयरन कैटलिस्ट है, आयरन क्या है, कैटलिस्ट है, तो कैटलाइटिक हो गया ना। सेकेंड बेटा और देख लो, H2 प्लस Cl2 क्या होगा, सनलाइट, 2HCl 2HCl, ये ध्यान रखिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेफिनेशन याद रखना आपको, उसके एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने, ऐसे भी लिख दिया, ऑल कैटालाइटिक रिएक्शंस आर क्या होगा, जीरो ऑर्डर, जो भी रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, डायरेक्शन इन विच रेट इज डायरेक्ट तो क्या होगा, जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेफिनेशन हो गया। चलो अब इसके बाद सुनो बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो मतलब जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्या नहीं करता, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ देखो ध्यान दो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके होगा, जीरो ऑर्डर। कंसीडर रिएक्शन, शांत रहो बेटा, कंसीडर रिएक्शन कंसीडर करो, रिएक्टेंट चेंज इनटू क्या होगा, प्रोडक्ट, इसका रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्ट किसके होगा, जीरो ऑर्डर के ना, तो रेट इज डायरेक्ट टू अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, रेट इज डायरेक्ट किसके होगा, जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इक्वल टू क्या होगा जरा बताओ, K इंटू आर नॉट, K इंटू क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू केवल किसके होगा, K। अच्छा बेटा डिफरेंशियल रेट जिसको इंटीग्रेट करना है वो लिखते हैं, रेट की जगह क्या लिखते हो, माइनस dr/dt इक्वल किसके होगा, K। किसकी जगह है, रेट की जगह है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताया था कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं ना, माइनस dr/, क्या होगा, dt हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, dr इक्वल किसके होगा, माइनस K इंटू dt, dr इक्वल किसके होगा, माइनस। अब एक काम करो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड
दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होगा, डी आर के कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है, तो बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा। बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, बस तो ये ध्यान रखना dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें इसका इंटीग्रेशन करें अगर, dr का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के, और t का dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। अच्छा जब कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता नहीं है, आई इक्वेशन में हो गया। जब आप इक्वेशन में कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, क्या आता है इंटीग्रेशन, आई क्या है, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई इज क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे रखो आई इज क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक काम करो, इफ टी जीरो, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, समझना लिखना नहीं, अगर टाइम आपने जीरो ले लिया तो ये क्या था, आर क्या था, टाइम टी का कंसिडरेशन था, आर क्या था, आर इज द कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अगर आपने टाइम टी जीरो ले लिया तो कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, आर, क्या होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं, मतलब टाइम जीरो है इसका मतलब रिएक्शन शुरू हुई है तो इनिशियल कंसिडरेशन लिया जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको टाइम जीरो रख करके एक बार सॉल्व करते हैं। आर नॉट हो गया, क्यों आर नॉट हुआ, क्योंकि हमने टी की जगह क्या रखा, जीरो। आई की वैल्यू क्या होगी बताइए, आर नॉट हो गई, किसके इक्वल हो गई यहाँ पे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आई की वैल्यू पुट कर दो तो आर इक्वल किसकी होगा, आर इक्वल किसकी होगा, माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा, आर नॉट। बेटा इसको रीअरेंज करवा, माइनस के टी को इधर ले जाओ, क्या ले जाओ, माइनस के टी को इधर ले जाओ, आर नॉट माइनस क्या होगा, आर, ये हो गया ना। देखो अगर के टी को इधर ले जा रहे हो तो आर को इधर ले आ रहे हो तो माइनस हो जाएगा ना, आर नॉट। अच्छा तो के इक्वल क्या होगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें रेट कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाला गया है, कैसे निकाला गया, थ्योरेटिकली निकाला गया। के इज द क्या है, रेट, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर। मैं एक चीज यहाँ बता दूं, आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसिडरेशन, क्या होता है, याद रखना इनिशियल कंसिडरेशन कहीं भी, और आर क्या होगा, कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, रिमेनिंग नहीं। अभी तो बताया यार आर क्या है, ठीक ना, कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टाइम टी पर, क्योंकि टी है ना यहाँ पे, टी पर आर जो है इसका कंसिडरेशन है। नोट करोगे ना इसे, नोट करो। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका ग्राफ बता दें, सुनो ग्राफ समझिए। इसी इक्वेशन के बाद बोलो नहीं बेटा, यहाँ पे आर है और टी है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करो। कौन सी इक्वेशन से प्लॉट करोगे मैं ये भी बता देता हूँ। एक फाइनल इक्वेशन बनाई थी आपने भी, आर इक्वल किसके था, माइनस के टी प्लस क्या था, आर नॉट। इसी इक्वेशन से मैथ्स के स्टूडेंट हो सबको पता है, वाई इक्वल क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। मान लो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माइनस एम एक्स कर लिया, क्या दिक्कत है कि नहीं, इस वाली इक्वेशन से वेरी करता है। देखो समझो इसको, तो कैसे होगा, y और इस पर y एक्सिस है और ये क्या x एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन यहाँ से
देखो पहले आप समझो, टाइम जीरो यहाँ पर है ना, अगर टाइम जीरो होगा, हल्का ऊपर नहीं होगा, तुम समझ नहीं होगा, टाइम जीरो है तो ये आर इक्वल टू किसके होगा, आर नॉट, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। अब अगर टाइम बढ़ेगा तो केटी बढ़ेगा, और केटी नेगेटिव में है तो क्या होगा, मैक्सिमम से कम ही तो होगा, केटी नेगेटिव में है ना भाई, टाइम बढ़ेगा केटी बढ़ेगा, केटी नेगेटिव में तो क्या होगा, आर नॉट में से तो कम ही होगा ना, तो यहाँ तो होगा मैक्सिमम। तो ग्राफ कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे होगा। यहाँ पे क्या है ग्राफ, आर नॉट है। अब जैसे जैसे टी बढ़ रहा है तो केटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। टाइम जीरो पर क्या है बेटा, मैक्सिमम। ये ग्राफ बना देना, इसका जीरो ऑर्डर, टाइम बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। अब आगे हम ज़्यादा नहीं करते, हमें केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद सुनो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें हाफ लाइफ पीरियड, हेडिंग डालो, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, फिर हम जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, और हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन भी पूछा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ 1/2। हाफ लाइफ पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी हाफ से। आप एटम और न्यूक्लियाई में पढ़ोगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम इन विच any substance decomposed half of the initial amount अपने इनिशियल अमाउंट का आधा अमाउंट जिस टाइम में कोई चीज डिकम्पोज करेगा वो हाफ लाइफ पीरियड होगा। द टाइम इन विच एनी सब्सटेंस डिकम्पोज हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, जैसे मान लीजिए हमारा हाफ लाइफ पीरियड क्या है, पैसा खर्च करने का 5 मिनट है, मेरे पास 10 रुपए है बिगनिंग में, तो हर 5 मिनट के बाद मेरा जो इनिशियल अमाउंट है उसका आधा हो जाएगा। जैसे हमारे पास 10 रुपए थे तो अगले 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5, अगले 5 मिनट में क्या हो जाएंगे 2.5, अगले 5 मिनट में क्या हो जाएंगे 1 पॉइंट, अगले 5 मिनट। तो ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहेगा, चलता रहेगा, क्या रहेगा, इनफाइनाइट, मतलब खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, चलता रहेगा। आई नहीं बात समझ, तो हाफ लाइफ पीरियड समझ में आया क्या होगा, द टाइम इन विच एनी सब्सटेंस डिकम्पोज हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। जैसे मान लीजिए किसी सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा, 2 मिनट है, क्या है 2 मिनट है, और उसके पास 16 ग्राम था, कितना था 16 ग्राम, तो अगले 4 मिनट में कितने ग्राम बचेंगे उसके पास, 8 ग्राम, अगले 4 मिनट में मैंने कहा, अगले 4 मिनट मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई। तो पहले 16 था, 16 का आधा क्या हुआ 8, फिर 8 का आधा क्या होगा 4, तो 2 हाफ लाइफ में उसके पास कितना अमाउंट बचेगा 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे एक चीज आपको समझिए, यहाँ पे हर हाफ लाइफ में इनिशियल अमाउंट जो बचा है उसको मानेंगे। जैसे पहले हाफ लाइफ में जैसे हाफ लाइफ पीरियड क्या है 2 मिनट था, इनिशियल अमाउंट कितना था बेटा 16 था, तो इस 2 मिनट में एक मतलब 2 मिनट के बाद 16 का कितना बचेगा, 16 का कितना बचेगा, हाँ 8 बचेगा, कितना बचेगा, और 8 का क्या होगा, 8 का क्या होगा अगले 2 मिनट बाद। तो क्योंकि उसका इनिशियल अमाउंट क्या लेंगे बेटा, अब 8 लेंगे ना अगले हाफ लाइफ के लिए, अब 8 का आधा होगा, कितना होगा 4, फिर अगले हाफ लाइफ के लिए कितना बचा था 4 बचा था ना, तो वो कितना होगा, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें देखो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बेटा वी नोट इट, क्या जानते हो बताओ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या है होगा बताइए, क्या बताइए, किसी को याद है फॉर्मूला? आर नॉट माइनस अपॉन टी। आर नॉट क्या है और आर क्या है एट टाइम टी। अब ध्यान रखना यहाँ पे यही तो चेंज होगा। इफ टी इक्वल टू किसके, टी हाफ के, अगर टाइम टी हाफ के हो जाए तो टाइम टी पर कंसिडरेशन आर था, और टी हाफ को ले लिया क्या, तो इनिशियल का क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल का क्या होगा, एक हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, आर की वैल्यू समझिए इसको। तो जिसको समझ आना तो समझ आ गया भाई। टी को आपने क्या ले लिया, टाइम टी पर कंसिडरेशन था ना, टाइम, अगर ये टाइम टी हाफ हो तो क्या होगा, इनिशियल का हाफ ही तो होगा वो, आर इनिशियल का क्या होगा, हाफ होगा। अब वैल्यू रखो यहाँ पे k इक्वल टू आर नॉट माइनस किसके होगा, आर नॉट बाई टू। कब, जब नीचे क्या लिखोगे, आर नॉट में से क्या गया, आर नॉट बाई किसके होगा, 2 इंटू क्या होगा, टी हाफ, राइट। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा जरा बताइए, आर नॉट अपॉन किसके हो जाएगा, 2k। अच्छा ये बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसिडरेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये ग्राफ दे करके आपसे स्लोप पूछेंगे, इसका स्लोप बताओ क्या है, इसका स्लोप होगा माइनस के। ये जो बच गया देखो, आपने आर और टी के बीच में क्या कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। आर नॉट क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट हो गया, क्या हो गया, कहाँ पे मैथ वाले समझ रहे होंगे ना, इंटरसेप्ट हो गया आर नॉट। तो अब ये क्या होगा, स्लोप तो यही बचा ना आपका, आर अपॉन टी, ये तो इंटरसेप्ट होगा तो खत्म। आर इक्वल टू किसका होगा, माइनस के अपॉन टी, तो स्लोप क्या होगा इसका, माइनस के। ये स्लोप पूछा जाता है, ग्राफ दे करके पूछा जाएगा स्लोप क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये पूछा जाता है। अभी मैं इस पर क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, ठीक है ना, ये अंदर की बात जो क्वेश्चन पूछा गया। हाँ बोले, लास्ट के 2 लाइन समझा दो। लास्ट के 2 लाइन में ये समझ में आया हमने, हां ये आर नॉट यहाँ आर की जगह रख दिया, टी की जगह टी आप रख दिया, तो क्या किया, आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 जाएगा, तो क्या आर नॉट बाई 2 बचा ना, तो वही तो लिखा है यहाँ पे। नीचे जब k आपने हरा नीचे छूट जाएगा, ऊपर तो आएगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में जरा डिवाइड में नहीं होगा, टी यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये आपका स्लोप, यहाँ नोट कर लेना, इसका स्लोप क्या था, माइनस के, नोट कर लिया ना आपने, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका ग्राफ क्या होगा। अब एक चीज बताइए मुझे, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लो। जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं हमने बना दिए, अभी आपको बता भी दूंगा। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या ले लिया, टी हाफ, और यहाँ पे क्या ले लिया, आर नॉट, तो क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप बताओ, 2k, क्योंकि टी हाफ नीचे आ जाएगा, tan थीटा से निकलता ना, और 2k उधर चला जाएगा, tan थीटा आ गया ना इसका 2k। आई बात सुनिए, अब इसका क्वेश्चन लिख लो क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, आप लिखते रहना। पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिराइव जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन बन सकता है, आराम से हो जाएगा। स्टेटमेंट का मतलब उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, समझे इन बार, डेरिवेशन जो अभी आपने करके दिखाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है नॉर्मल्स में, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कैसे देखो क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 2 हाफ लाइफ पीरियड, ऐसे भी आ सकता है ना, है कि नहीं, हाफ लाइफ पीरियड है, ये हाफ लाइफ पीरियड जीरो और इसका नहीं, हाफ लाइफ पीरियड होगी। अच्छा
क्वेश्चन 3 और क्या आएगा? ये आ चुका है, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा नीचे ना, दिख रहा है ये रफ कर दो, नोट कर रहे हो? सर नोट कर रहे हो? नोट कर लो।